नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके 1 से 2 नंबर जो हैं वो आपके मान लीजिए तय हो जाएंगे, आप लोग के फिक्स हो जाएंगे 1 से 2 मार्क्स, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स के 1 से 2 प्रश्न आना बिल्कुल निश्चित ही समझिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी कर दें। दोस्तों 29 प्रश्नों के जवाब मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन जो 30वां प्रश्न रहेगा, 30th जो क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आप लोगों को देना है वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। कि खामोश बैठे तो लोग कहते हैं उदासी अच्छी नहीं, जरा सा हंस ले तो मुस्कुराने की वजह पूछ लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। विंटेज कारें वे कारें जिनका निर्माण हुआ था, फटाफट बता दें। उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों वर्ष 1918 और 1930 के बीच में जो विंटेज कारें बनाई जाती थी, उसके बाद से बनाना बंद कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है, फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। प्रचलन में परिवर्तन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंधी नियत फिक्स्ड लागत का उदाहरण नहीं है, फटाफट बताएंगे दोस्तों। फिक्स्ड लागत का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल, उत्पादन जो रहती है उसमें जो प्रयुक्त कच्चा माल रहता है वो आपका फिक्स्ड लागत का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यापार नीति में शामिल है, व्यापार नीति में कौन चीज शामिल है इसमें से बताएंगे। तो निर्यात और आयात नीति जो है उसमें आपका व्यापार नीति में शामिल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसका संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा समग्र यूनिटों, समग्र यूनिट जो रहती है उससे आपका अर्थशास्त्र का संबंध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, बताएंगे फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान देगा निक्की, निक्की जो है, निक्की और डिक्की, ये आप चीज़ों, एक डिक्की भी होती है सर दोस्तों, तो डिक्की भी याद रखिएगा। जो डिक्की है और निक्की है ये आपकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में नहीं आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एकाधिकार शब्द किससे संबंध है, फटाफट उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर दोस्तों पूंजीवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, कौन सा जो है कर प्रत्यक्ष कर कौन सा है इनमें से, वो आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष तरीके से वो आपकी संपत्तियों पर एस्टेट ड्यूटी, उपहार, व्यय, इन सब चीज़ों पर आपका वो टैक्स, इनकम टैक्स लगता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सिंडिकेट। सिंडिकेट बैंक जो है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है, किस राज्य में होता है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उद्योग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है, किसका भाग है, तो ध्यान रखिएगा निजी लेखा निर्माण का वो एक भाग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना विधि नहीं है, फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बचत उपागम। बचत उपागम जो है वो आपका जीएनपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है, फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो बचत जो है, सेविंग जो है वो आपका प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं, फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर। इसका उत्तर देख लेते हैं। पूर्ण स्पर्धा और एकाधिकार जो है वो आपका आत्यंतिक स्वरूप नहीं है से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास। निम्न में से कौन सा अपलाधिकार उद्योग एक लक्षण है, फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कीमत दृढ़ता। जो कीमत दृढ़ता रहती है वो आपका अल्पाधिकार उद्योग का एक लक्षण होता है दोस्तों अल्पाधिकार उद्योग बाजार की वह स्थिति होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, कि जिसमें समरूप या विभेदीकृत अथवा निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बहुत थोड़ी सी प्रतियोगी फर्में होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो की स्थापना कब हुई, फटाफट बताएंगे दोस्तों कब हुई थी। इसका उत्तर दोस्तों 1985, यानी इसको बोलते हैं CIIB, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी ब्यूरो बोलते हैं, CIIB यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक
इंटेलिजेंसी ब्यूरो आपका कहा जाता है, CEIB कहा जाता है उसको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीडीपी में वर्तमान वित्तीय घाटे का प्रतिशत क्या है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 3.5%। 3.5% जो है वो आपका वर्ष 2012 और 18 के संशोधित अनुमान के अनुसार जो वित्तीय घाटा है वो आपका 3.5% के स्तर पर था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों पाटना। जब कोई देश घरेलू विक्रय कीमत पर वही वस्तु विदेश में कम दाम पर बेचता है तो उस स्थिति को या उस जो घटनाक्रम है उसको कहते हैं हम लोग पाटना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को कहते हैं। चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों, क्या कहेंगे? उसको कहते हैं दोस्तों व्यापार शेष। जो आपका दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच का जो अंतर रहता है, व्यापार संतुलन या फिर शेष बैलेंस जो बोलते हैं जिसको, व्यापार शेष या फिर संतुलन, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं जिसको, एक नाम इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो इसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सबको मालूम है योजना आयोग का अध्यक्ष जो रहता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन पूरा मंडल अपनाने का समर्थन किया था? किसने किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। पूरा का पूर्ण रूप ये है, जैसे अगर इसका प्यूरा का फुल फॉर्म देखा जाए, आपका जो प्यूरा है इसका अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, इसका प्यूरा का फुल फॉर्म ये होता है। ध्यान रखना 2003 की मतलब जो गणतंत्र दिवस यानी कि आपका 25 जनवरी की बात है, हाँ 25 जनवरी 2003 को आपके जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय के एपीजे अब्दुल कलाम ने उसका उद्घाटन, प्यूरा का उद्घाटन उन्होंने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के एक दिन पहले 25 जनवरी को उन्होंने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ई बैंकिंग में ई का अभिप्राय क्या है? फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्या है? सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में नवरत्न श्रेणी की शुरुआत कब हुई? फटाफट बताएंगे दोस्तों कब हुई थी। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 1997 में भारत में नवरत्न श्रेणी की शुरुआत हुई थी, जिसमें कि 9 कंपनियों को नवरत्न कंपनी घोषित किया गया था। ठीक है, आज 23 नवरत्न है, 23 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्न में से क्या होगा? क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, वृद्धि होगी। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो सब जानते हैं भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन, जो उर्वरक उत्पादन को भूरी क्रांति कहते हैं, या फिर हम लोग उर्वरक उत्पादन बोल सकते हैं, या फिर गैर परंपरागत ऊर्जागत स्रोत जो है, मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब जो परंपरा के अनुसार जो जिन चीज़ों को उस चीज़ का सोर्स नहीं बनाया जा सकता उसे हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आयु कुल लागत के बराबर होती है? फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं संतुलन स्तर पॉइंट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर कुल आय जो लागत रहती है, आपके जो कुल आय रहती है वो कुल लागत के बराबर हो जाती है। जितनी आपको मिल जाता है, जितनी आपकी इनकम हो जाती है, जितनी आपकी आय हो जाती है, जितना आपका लग जाता है, ये दोनों चीज़ें जब बराबर हो जाती है तो उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, यानी कि संतुलन स्तर पॉइंट हम लोग उसको बोलते हैं। अगर दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला निकालने को बोले वो संतुलन पॉइंट का या फिर ब्रेक इवन पॉइंट का अगर फॉर्मूला है तो आप लोगों को देखना है अचल लागत, मैं बता देता हूं आपको, अचल लागत गुणित 100 डिवाइडेड बाय अचल लागत प्लस इसमें क्या कर देंगे, शुद्ध व्यय हम लोग प्लस कर देंगे, शुद्ध व्यय इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, राजकोषीय नीति का संबंध है, किससे है राजकोषीय नीति का संबंध? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सरकार की आय और व्यय से राजकोषीय नीति का संबंध होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान डंकल प्रस्ताव के साथ जुड़ा हुआ है? कौन सा
जुड़ा हुआ है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो आपका इससे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। फेरा का स्थान किसने ले लिया है? तो ध्यान रखिएगा, फेमा ने ले लिया है। 1 जून 2000 को फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रद्द कर दिया गया था। उसके स्थान पर फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का, आज के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का आखिरी क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, और 30th क्वेश्चन यानी कि आप लोगों का प्रश्न है। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे देंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, आरबीआई किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता है? चलिए फटाफट बताएंगे दोस्तों, किसका नहीं करता है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोगों की तैयारी कितनी चल रही है, आप लोग एग्जाम्स को कितना सीरियस ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, विदा लेता हूँ। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।